हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं प्रौद्योगिकी, जैव विविधता और पर्यावरण से संबंधित 10 क्वेश्चन। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, तो कुछ करंट अफेयर से भी है, कुछ ट्रेडिशनल से भी है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला यहाँ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली पर्वत हरियाणा में फैला है। अरावली सफारी का दिल्ली सहित कई राज्यों में विस्तार किया जाएगा। यह बाघ संरक्षण के लिए स्थापित किया जा रहा है। तो ध्यान देना है कि ये अरावली पर्वत का भाग जो है हरियाणा में भी है। ठीक है। और अरावली सफारी का दिल्ली सहित कई राज्यों में विस्तार किया जाएगा, ऐसा कुछ बात है नहीं। यह बाघ संरक्षण के लिए स्थापित किया जा रहा है। तो बाघ संरक्षण के लिए नहीं, बाघ को भी ये उपयुक्त स्थान तो होगा, बट सिर्फ बाघ के लिए नहीं है। तो इस प्रकार से आंसर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, चर्चा में क्यों। कह रहा है अरावली सफारी पार्क को 3 चरणों में विकसित किया जाएगा और पहला चरण लगभग 2 साल में पूरा होने की उम्मीद है। प्रमुख बिंदु, कह रहा जंगल सफारी हरियाणा के गुड़गांव और नूह जिलों में 10,000 एकड़ भूमि पर स्थापित होगी। इस सफारी का लक्ष्य स्थानीय देसी वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण करना है। कह रहा पारिस्थितिकी को संरक्षित और समृद्ध करने के लिए समग्र मृदा जल व्यवस्था में सुधार करना, भूजल पुनर्भरण, वन जीवों के आवास में सुधार, स्थानीय मौसम, CO2 और अन्य प्रदूषकों के लिए सिंक के रूप में विकसित करना है। कर क्षेत्र की प्राकृतिक विरासत का संरक्षण एवं लोगों में पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना है। सफारी में सभी प्रकार के पशु पक्षियों को शामिल किया जाएगा। यह प्रवासी पक्षियों के संरक्षण एवं लुप्तप्राय जानवरों को रख रखाव और सुरक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। फिर है अरावली सफारी बाघ के लिए उपयुक्त निवास स्थान होगा। ठीक है। चितल, सांभर हिरन, नीले बैल, भौंकने वाले हिरन और ब्लैक बक जैसी प्रजातियों को सफारी में रखे जाने की योजना है। करा इस तरह की दुनिया की सबसे बड़ी सफारी शारजाह में है, जो 800 हेक्टेयर में फैला है। साथ ही 120 प्रजातियों का आवास स्थल है। कर यह परियोजना दुनिया में इस तरह की सबसे बड़ी परियोजना होगी। इस परियोजना में एक बड़ा हर्पेटेरियम, एक पक्षीशाला, एक बिग कैट क्षेत्र और प्राकृतिक पर्यटन क्षेत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। चंद्रयान 3 मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा यह भारत का पहला चंद्र मिशन है। इस मिशन का उद्देश्य भारत की तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन करना है। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर अधिवास की संभावना तलाशना है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये चंद्र मिशन, अब जब यहाँ चंद्रयान 3 है तो क्या होगा, ये तीसरा है ना कि पहला है। तो बाकी तो कथन तो सही हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी क्या होगा, सही होगा। केवल 2 यहाँ पे सही है। कथन कौन सा सही है ये ढूंढना है। ठीक है। तो उत्तर भी हो गया। करा है चंद्रयान 3। हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च करने की घोषणा किया है। यह भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है। करा प्रमुख बिंदु, चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से 12 से 19 जुलाई के बीच लॉन्च किया जाएगा। कर इसमें शामिल प्रणोदन मॉड्यूल 100 किलोमीटर चंद्रमा के कक्षा तक लैंडर और रोवर को ले जाएगा। चंद्र-3 का कार्य लैंडर को चंद्रमा तक ले जाने, उसकी कक्षा से लैंडिंग करने और लैंडर व अंतरिक्ष स्टेशन के माध्य संचार स्थापित करना है। अब तक दुनिया के जितने भी देश ने चांद पर अपने यान भेजे हैं, उनकी लैंडिंग उत्तरी ध्रुव पर हुई है। चंद्रयान 3 पहला स्पेस मिशन होगा जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। करा चंद्रयान 2 को भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ही लैंड कराया गया था। करा यद्यपि अंतिम कुछ मिनट में कनेक्शन टूटने से मिशन फेल हो गया था। करा चंद्र 2 मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। उस समय विक्रम लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। करीब 2 महीने बाद 7 सितंबर 2019 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की कोशिश के दौरान यह क्रैश हुआ था। इसके बाद से ही भारतीय वैज्ञानिक चंद्रयान 3 मिशन की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गए थे। तो चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य क्या है, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना, रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना, यथा स्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना, ये सब कुछ उद्देश्य हैं। ठीक है। अब है लेप्टोस्पाइरोसिस किसके कारण होता है। यह मच्छरों के काटने से फैलता है, मवेशियों और सूअरों से संक्रमण होता है, दूषित जल पीने से होता है। तो ध्यान देना है
यहाँ पे निम्न में कौन से कथन सही है, यहाँ पे कौन से कितने नहीं, तो मवेशियों और सूअरों के संक्रमण से होता है, केवल 2 सही होगा। ठीक है, केवल 2, यहाँ की कितने नहीं ध्यान देना है, कौन से, तो कौन से तो मवेशी और सूअरों के संक्रमण से। तो यहाँ पे क्या और ध्यान देना है कि मच्छरों के काटने से नहीं होता है, दूषित जल पीने से नहीं होता है तो सिर्फ ये, इसीलिए बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। एस्पार्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन एस्पार्टम को संभवतः मनुष्यों के लिए कैंसरकारी के रूप में सूचीबद्ध करने की तैयारी में है। रासायनिक रूप से एस्पार्टम 2 प्राकृतिक अमीनो एसिड एल एस्पार्टिक एसिड और एल फेनिल एलनिन के डाइप्टाइड का मिथाइल एस्टर है। एफडीए के अनुसार एस्पार्टम टेबल चीनी की तुलना में लगभग 200 गुना अधिक मीठा होता है। तो यहाँ पे तीन ही कथन है ना, तीनों कथन जो है एस्पार्टम से रिलेटेड सही है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है एस्पार्टम को संभवतः मनुष्यों के लिए कैंसरकारी के रूप में सूचीबद्ध करने की तैयारी में है। दूसरा, रासायनिक रूप से एस्पार्टम 2 प्राकृतिक अमीनो एसिड एल एस्पार्टिक एसिड और एल फेनिल एलनिन के डाइपेप्टाइड का मिथाइल एस्टर है। एफडीए के अनुसार एस्पार्टम टेबल चीनी की तुलना में लगभग 200 गुना अधिक मीठा होता है। आगे देखते हैं। चर्चा में क्यों। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की कैंसर अनुसंधान शाखा लोकप्रिय चीनी विकल्प एस्पार्टम को संभवतः मनुष्यों के लिए कैंसरकारी के रूप में सूचीबद्ध करने की तैयारी में है। और आगे है, एस्पार्टम को दुनिया भर में कृत्रिम शुगर के नाम से भी जाना जाता है। रासायनिक रूप से एस्पार्टम 2 प्राकृतिक एमिनो एसिड एल एस्पार्टिक एसिड और एल फेनिल एलनिन के डाइप्टाइड का मिथाइल एस्टर है। आगे देखते हैं। खोज हुआ क्या है, इसकी खोज 1965 में अमेरिकी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जीडी सीरल एंड कंपनी के एक रसायनज्ञ जेम्स एम स्लेटर ने की थी। उपयोग इसका उपयोग आहार शीतल पेय, शुगर फ्री च्युइंगम, शुगर फ्री आइसक्रीम, शुगर फ्री नाश्ता, अनाज आदि की एक विस्तृत श्रृंखला आदि में होता है। यहाँ पे लगता है छूट गया ना। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्त मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन का शुभारंभ किया। दूसरा है, इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के हिस्से के रूप में एक मिशन मोड में क्रियान्वित किया जा रहा है। तीसरा है, वर्ष 1947 तक लाल रुधिर कोशिका रक्तहीनता रोग के आनुवांशिक प्रसार को खत्म करना। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन का जो है शुभारंभ या उद्घाटन किया था। ठीक है, बाकी कथन तो ठीक ही है, 2 और 3 सही है, लेकिन पहला गलत है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 3 सही, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर सी। संदर्भ हाल ही में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन का शुभारंभ किया। सिकल सेल एनीमिया में लाल रक्त कोशिकाएं परिवर्तित होकर अर्धगोलाकार तथा सख्त कड़क हो जाती है, इसे सिकल सेल कहा जाता है। सिकल सेल के रोगी 2 प्रकार के होते हैं, सिकल सेल वाहक लक्षण रहित मंद लक्षण एवं सिकल सेल रोगी गंभीर लक्षण। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के हिस्से के रूप में एक मिशन मोड में क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2047 तक लाल रुधिर कोशिका रक्तहीनता रोग के आनुवांशिक प्रसार को खत्म करना है। वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 3 वर्षों की अवधि में लगभग 7.0 करोड़ लोगों की जांच करना है। निम्नलिखित में से कितने पारिस्थितिकी तंत्र का अकार्बनिक कारक है। तो फास्फोरस, प्रोटीन, सोडियम, वसा, लोहा। फिर है केवल ठीक है, तो यहाँ पे कार्बनिक कारक कौन सा है पारिस्थितिकी तंत्र का, तो हो जाएगा फास्फोरस, सोडियम और लोहा। प्रोटीन और वसा जो है ये कार्बनिक होता है, दोनों में कार्बन उपस्थित होता है, लेकिन फास्फोरस और यहाँ सोडियम, लोहा ये स्वतंत्र रूप से तत्व है। ठीक है, तो इसमें कार्बन तो है नहीं। आगे देखते हैं, तो क्या है आंसर, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 जो है अकार्बनिक कारक है, तो केवल 3, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कितने पादप प्लावक के उदाहरण हैं। शैवाल, डोएटम, गोया, लाक्स, जिम्नोडियम,
कुट, करा केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी चार। तो निम्नलिखित में कितने पादप प्लावक के उदाहरण हैं? तो शैवाल है, डाइटम, गोयलाक्स और जिम्नोडियम सारे पादप प्लावक हैं। ठीक है, तो शैवाल और डाइटम जो है ठंडे महासागरीय क्षेत्र में पाए जाते हैं सामान्यतः, यानी इनका विकास जो होता है ठंडे क्षेत्र में होता है, लेकिन बाद में ये वितरित हो जाते हैं सारे क्षेत्र में। लेकिन यहाँ पे जो है गोयलाक्स और जिम्नोडियम ये गर्म महासागरीय क्षेत्र में ही पैदा होते हैं, और ये लाल और भूरे रंग के होते हैं, और इनकी वृद्धि बहुत तेज़ी से होता है। का जो प्रजनन दर है ना वो तीव्र होता है, तो वो क्षेत्र का जो पानी है वो थोड़ा लाल रंग का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि चारों जो है पादप प्लावक तो है, लेकिन डिफरेंस है कि किस क्षेत्र में पैदा होते हैं। तो आइए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से नेक्टन के उदाहरण हैं? डॉल्फिन, कछुआ घास, ऑक्टोपस, शार्क झील। निम्नलिखित में कौन सा नेक्टन के उदाहरण है? तो यहाँ पे नेक्टन का उदाहरण होगा ऑप्शन ए, डॉल्फिन। ठीक है, नेक्टन के उदाहरण हैरिंग्स, स्क्विड्स, पैलेजिक, सील, हेल, समुद्री गाय, डॉल्फिन, क्लोनफिश, स्फोटकोकर, परभक्षी, फोटोस्टोमिया, बोनीटूज, हैचेट इत्यादि। फिर है बैंथिक समुदाय, करा ईल घास, कछुआ घास। तो थोड़ा दोनों के बारे में जानेंगे, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं। ईल घास, कछुआ घास, बायबेब, मोलास्क। कछुआ घास के पास कौन होना चाहिए? ठीक है, सिपी, आयस्टर, शार्क जेल, ब्रोटीलिड फिश और प्लेकन ईल, स्क्विड, ऑक्टोपस। तो नेक्टन और बैंथिक समुदाय क्या होता है? ठीक है, तो ध्यान देना है कि बैंथिक समुदाय है जो समुद्र तल से में क्या होता है, नीचे होता है, यानी कि समुद्र तल के आसपास ये पाए जाते हैं। लेकिन समुद्र तल से थोड़ा ऊपर, यानी सतह से नीचे, समुद्र तल से ऊपर के बीच में जो ज़्यादातर जीव रहते हैं वो नेक्टन के उदाहरण होते हैं, जैसे हैरिंग है, स्क्विड्स है, प्लेजिक है, सील है, हेल है, समुद्री है। क्योंकि हेल है जो पूरी तरह से तल तक नहीं जाता है, मतलब उसका मेन एरिया वही है, तल से कुछ ऊपर रहता है, लेकिन तल के आसपास रहने वाले को बैंथिक समुदाय बोलते हैं, और ये तल से ऊपर। तो आइए देखते हैं, तो देख लिए ना अगला क्वेश्चन, कर सागरीय खाद्य श्रृंखला का सही क्रम। अब सबके बारे में यहाँ देखना है। फाइटोप्लैंक्टन है, बैंथस जंतु है, नेक्टन जंतु है, जूप्लैंक्टन है। तो खाद्य श्रृंखला में उसमें कौन है जो उत्पादक के रूप में है, उसके बाद उसका उपभोक्ता है, तो उस क्रम में देखेंगे तो ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, पादप ये सब। जूप्लैंक्टन उसका भक्षण करने वाला, ठीक है। बेंथस उसके बाद वाले जंतु हो गए, ठीक है, जूप्लैंक्टन या फिर फाइटोप्लैंक्टन का भक्षण करने वाले। उसमें नेक्टन जंतु, तो क्या होता है कभी कभी जूप्लैंक्टन जो होता है ना वो छोटे जब होते हैं तो ये तो दूसरे नंबर पे हैं, लेकिन उसी में जब उसका वृद्धि होता है तो फिर बेंथन समूह में भी चले जाते हैं। वही और ज़्यादा वृद्धि होता है तो वो नेक्टन समूह में भी चले जाते हैं, लेकिन सीरीज यही होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। परवाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करैया कोरल और शैवाल का सहोपकारिता संबंध है। परवालों का विकास ऐसे उस महासागरों में होता है जिसका तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। परवाल विकास हेतु 60 से 70 मीटर गहराई उपयुक्त मानी जाती है। परवालों के विकास हेतु औसत सागरीय लवणता 27 से 30, यहाँ प्रतिशत नहीं, इसको हम क्या है, अच्छा ऐसा हो गया, यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो है ना प्रतिशत के बाद एक सुना और है जिसका मतलब होता है पार्ट्स पर थाउजेंड। ठीक है, तो ये 27 से 30 जो है पर थाउजेंड 27 से 30 की मात्रा है। ठीक है, 100% निकालते हैं, बट जब थाउजेंड पे निकालना होता है कुछ तो ये प्रतिशत है, और इसी के बगल में एक और सुना देते हैं, तब पढ़ते हैं पार्ट्स पर थाउजेंड। तो परवालों के विकास हेतु औसत सागरीय लवणता जो है 1000 में 27 से 30 होना चाहिए। ठीक है, तो इस अनुसार से हमको लगता है सारा सही है, इसमें सभी 4 ही होना चाहिए, ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ऑप्शन डी इसका सही है। और मेनली जो है ये 4 पॉइंट बहुत है, परवाल का विकास किस किस क्षेत्र में होता है और क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और समझ सकते हैं कि कोरल और शैवाल
तो एक जीव कोरल होता है, उसी पर शैवाल भी होता है, ठीक है ना। दोनों सम्मिलित रूप से साथ में रहते हैं, तब जाके वो क्या कहलाता है, दोनों मिला के परवाल कहलाता है। कोरल का नियम है कि ये झुंड में चलते हैं, झुंड में जब चलते हैं, जब इनकी मृत्यु होता है तो एक जगह झुंड में ही मर जाते हैं और वो ही जमा हो जाते हैं। उसी पे और भी कोरल का विकास होता है, फिर उसी पे जमा होते जाते हैं और वो क्या है, एक तरह से टिल्ला टाइप के बनते जाते हैं और कभी कभी द्वीप का निर्माण प्रवाल मिट्टी से हो जाता है, ठीक है, जब यही जल सतह से ऊपर उठ जाते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने देख लिया साइंस से, जैव प्रौद्योगिकी से कुछ करंट अफेयर देखे और कुछ ट्रेडिशन क्वेश्चन भी देखे, ठीक है। तो कल मिलते हैं बिहार करंट अफेयर के साथ, 10 बिहार करंट अफेयर के साथ मिलेंगे, ठीक है।